हो गया? चलिए बना, हम बोलेंगे तो पता चलेगा इनकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक, चलिए तब शुरू करते हैं। शुरू करें? चलिए, अब आज हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन का पार्ट 2 यानी पहला लेक्चर जो हम लोग लिए थे वो था पोर्टुगल का भारत आगमन जो हुआ था उसके बारे में। पोर्टुगल के बाद जो है भारत में डचों का आगमन हुआ। तो सेकंड नंबर लिखिए डच। डच बता दिए थे क्या? ठीक है, तो डच करते हैं। ठीक, उसके पहले जो लोग लाइव क्लास के लिए आए थे उनके लिए एक सूचना है कि ये रिकॉर्डिंग क्लास आपको आपके टीच मिनट के टेक्स्ट वाले पार्ट में रख दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले डच। तो जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि भारत में वास्को डी गामा पहला पोर्टुगल था जो आया था, तो वैसे ही आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा कि भारत में वो पहला कौन डच था जो आया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए। 1596 में कार्नेलियस डे हस्तमान, कार्नेलियस डे हस्तमान प्रथम व्यक्ति था, प्रथम डच था जो भारत आया था। प्रथम डच था जो भारत आया था। अब डच का मतलब ये कौन थे? तो जब आप ये यूरोप के इतिहास को देखेंगे, मॉडर्न इंडिया के लेक्चर में जो लोग क्लास में आते हैं उनके लिए सूचना है कि मैप ले करके आया करिएगा, तो आपको देखने में, ऑनलाइन वाले को तो सुविधा नहीं दे सकते हैं लेकिन आप तो देख सकते हैं यहाँ। तो आप यहाँ पे देखिए, जर्मनी और फ्रांस के बीच में यहाँ ब्रुसेल्स और एम्स्टर्डम लिखा हुआ होगा, जर्मनी के नॉर्थ वेस्ट में। ठीक ना, तो वो कंट्री का नाम होगा नीदरलैंड। वहाँ पर 3 कंपनी का कंट्री होगा, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग इतना ही छोटा कंट्री होगा कि नक्शे में वो पूरा नाम नहीं लिख पा रहा होगा अपने देश में। जैसे हम लोग भारत लिख सकते हैं ना अपने देश में, तो यहाँ लिखना चाहें तो वो नाम लिखेगा तो लक्ष्य बाहर हो जाएगा। तो वो जो आप नीदरलैंड देख रहे हैं लिखा हुआ, जिसको कि अगर आपके पास पुराना मैप होगा तो हॉलैंड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक ना, माने जिनके पास पुराना होगा तो हॉलैंड। तो डची हॉलैंड वासी थे, नीदरलैंड वासी थे। मतलब कि अब अगर कंट्री के हिसाब से पूछे तो कहिएगा कि पोर्टुगल के बाद भारत आने वाला अंग्रेज नहीं है पहला व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, कंपनी के हिसाब से अलग कि कंपनी कब स्थापित हुआ और भारत कब पहले आया, तो उसमें हॉलैंड वाले पहले आए। लिखिए अगला पॉइंट। डच लोग नीदरलैंड ब्रैकेट में कर दीजिएगा हॉलैंड वासी थे। डच लोग नीदरलैंड ब्रैकेट में हॉलैंड वासी थे। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, पहली बार आप भारत आए, तो अगर ये पहली बार भारत आए तो घूमने तो आए नहीं थे, बिजनेस करने आए थे। तो जब ये 1596 में भारत आए हैं, हमेशा जब भी आप पीटी की तैयारी करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि साथ में आपको मेंस के हिसाब से एनालिसिस भी करते रहना है। 1498 में वास्को डी गामा आया था, ये 1596 में आया है, माने 98 साल बाद। ठीक है, तो 98 साल बाद ये भारत आया है। इसीलिए हम लोग जो पुर्तगाली देखे कि उसको एक तरह से मोनोपोली मिला हुआ था बीच में। ठीक ना, और अंग्रेज तो 1600 ईस्वी में आएगा।
ईस्ट इंडिया कंपनी की ही स्थापना 1600 में होगी तो 1611 में आएगा भारत, ठीक है। तो अब ये जिस तरीके से पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसी तरह से ये लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेगा। तो अगला पॉइंट लिखिए, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब जिस तरीके से पुर्तगाल का राजा क्या किया था, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भाई आपको पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक मोनोपोली देते हैं, ठीक ना। पुराना जो लोग पढ़े हैं उनको क्या मालूम है कि जिस तरह से अंग्रेजों को कहा ही महारानी एलिजाबेथ, पुराना मतलब पॉलिटी जिनको पढ़ाए हैं, तो महारानी क्या बोली कि आपको 15 साल के लिए जो है व्यापारिक मोनोपोली देते हैं। तो वैसे ही हॉलैंड का राजा भी इनको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया था। तो लिखिए इस चीज को, हॉलैंड के शासक ने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया, व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। अब जरा देखिए, इसके जब आप तुलना करेंगे कि यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाल के अलावा, माने पुर्तगाल के बाहर होने का कारण आप पढ़ चुके हैं, डच क्यों बाहर हुआ, तो पहला पॉइंट अभी आपको मिलेगा कि 1602 में कंपनी बनाया, अब भारत में पहला कारखाना खोलने में उसको 1660 लग गया। तो इतना दिन में इसको वॉक ओवर मिल पाएगा? कोई और भी यहाँ पे जो है अपना स्थिति मजबूत कर लिया होगा। तो लिखिए इस चीज को, 1660 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना, ये देखिए जरा, ऑफलाइन वाले तो अपने मैप, इंडिया के मैप में चले जाइएगा, ठीक है। ये भारत का, ये ज्योग्राफी में हम आपको पढ़ाए हैं कि ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, इसके दो भाग हैं, इसको कहते हैं कोरबंडल तट और इसको कहते हैं उत्तरी सरकार, जब दो भागों में बांटते हैं तो, ठीक है। तो कोरबंडल तट लगभग कृष्णा नदी से शुरू होता है, ठीक ना, नीचे दक्षिण। तो अब कृष्णा से लेके नीचे, इसमें अगर उत्तरी कोरबंडल कहा जाए तो यानी कि पांडिचेरी से ऊपर और कृष्णा से नीचे, पूरे कोरबंडल का ऊपर का भाग। तो उत्तरी कोरबंडल में अभी यही लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं, पेटापुली नामक एक जगह है जहां की अपना पहला कारखाना खोला। तो लिख लीजिए, 1660 ईस्वी में, फिर से रिपीट कर रहे हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरमंडल में, या भारत में पहला कारखाना उत्तरी कोरमंडल में पेटापुली नामक स्थान पर खोला। पेटापुली नामक स्थान पर खोला। अब चूंकि डचों का भारत में कोई ज़्यादा माने योगदान नहीं है, योगदान का मतलब दोनों ही चीज़ों के लिए, लूटने में और प्रशासन में, दोनों की बात कर रहे हैं। तो इनका सेंटर कहाँ कहाँ था ये आपको परीक्षा में याद करना पड़ेगा। तो लिखिए, भारत में प्रमुख डच सेंटर,
भारत में प्रमुख डच केंद्र। लिखिए पहला, माने पॉइंट में लिखते जाइएगा, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम डैश दे के लिखिए 1660, 1660 में स्थापित किया था। नहीं, एक मिनट जरा रुकिएगा, 1606 मछलीपट्टनम, 1606। फिर लिखिए पुलिकट 1616। फिर लिखिए कैम्बे खंभात 1620। पटना 1638। फिर लिखिए सूरत 1616। अब हम बता रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सर 2 लाइन ऊपर 1660 लिखा है, तो ये क्या है, उसके साथ क्या कह रहे हैं, बड़े पूर्वी तट में, समझ गए ना, भारत के पूर्वी तट में कोरमंडल में वो पहला कारखाना है। ठीक है, भारत में पहला कारखाना मछलीपट्टनम में है। चलिए आगे लिखिए, तो अब जरा आगे, पटना 1638 लिख लिए। अब आगे लिखिए आगरा 1621, चिनसुरा 1659, चिनसुरा ब्रैकेट में बंगाल लिख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब अगर मैप के हिसाब से देखिए, आज जो है बिल्कुल ही नए ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब ये भय नहीं है कि लड़का ऑनलाइन देख रहा है, ठीक है ना, वो डर ही नहीं है। तो इसीलिए अब क्या है कि आपको नए ढंग से पढ़ाएंगे। यही ऑनलाइन की थोड़ी सी नहीं कहते लिमिटेशंस हो जाता है कि वो उतना आपको डिटेल्स नहीं बता सकते हैं। अब देखिए, तो इस क्षेत्र में 2 शक्ति आके घूमने लगा, एक डच और एक पुर्तगाली। अंग्रेज भी आएगा, लेकिन ये 2 अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। तो ये जो नीचे देख रहे हैं कोलंबो, श्रीलंका, ठीक ना, यानी पूरा श्रीलंका। अभी आगे पढ़ाएंगे कि डचों को भारत से बाहर होने में पहला चीज कौन योगदान दिया, कि उनका बिजनेस एक ही था। वो अंग्रेज जैसा डाइवर्सिफाई बिजनेस नहीं करते थे, वो केवल मसाला यहाँ से लेते थे और ले जाकर के यूरोप में बेचते थे। उनकी रुचि केवल मसालों के व्यापार में था। ठीक है, तो ये बताइए मसाला कहाँ होगा, दक्षिण भारत में, कार्डमम की पहाड़ी तक। बहुत पुराने लड़के तो भूगोल भी मेरे से पढ़ चुके हैं, तो क्या कहते हैं इसको, कार्डमम की पहाड़ी, हिंदी इलायची पहाड़ी। तो केरल में ही मसाला हो रहा है ना, तो केरल के जैसा ही श्रीलंका होगा ना, तो श्रीलंका में भी मसाला की खेती होगी, और श्रीलंका जैसा ही इंडोनेशिया होगा ना। देख रहे हैं ना, करीब करीब है, एक जैसा भूगोल ज्योग्राफिकल पोजीशन में है। तो इनका जो है क्या कहते हैं, मसालों की खेती में है। इसका मतलब डची लोग श्रीलंका को कब्जा करेगा, ठीक, और डची लोग क्या कहते हैं, इंडोनेशिया को कब्जा करेगा। ठीक, भले ऑन कैमरा है, लेकिन आज बता रहे हैं आपको कि पहली बार अब देखिएगा कि क्या फर्क पड़ता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब यहां से ट्विस्ट, इसको अभी रहने दीजिए, बाद में पढ़ेंगे। अब जब आपसे कोई पूछे, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा, बस यहीं पे वो जीपीएससी वाले लड़के का दिमाग कम रह जाएगा, वो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएगा। ये इंडोनेशिया में सुकर्नो किसके साथ लड़ेगा? जब इंडोनेशिया की आज़ादी होगी तो उस आज़ादी में डॉक्टर सुकर्नो, आ जाइए, आजिए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। तो फिर क्लास के बाद 7 बजे हम फ्री होंगे। हाँ, तो क्या कहते हैं, डॉक्टर सुकर्नो जो है वो जो लड़ने लगा, तो किसके साथ लड़ेगा? कोई तो उपनिवेश होगा, बनाया होगा। उपनिवेश कौन बना रहा है? तो यूरोप के लोग बना रहे हैं।
ठीक। तो यूरोप के लोगों में जो आप अभी पढ़ रहे हैं, इन्हीं में से ना कोई उपनिवेश बनाएगा। फ्रांस बनाए, डच बनाए, पोर्टुगल बनाए, इन्हीं में से लोग बनाएंगे। तो डची यहाँ था, ठीक। अब सुनिएगा, लेकिन जब इंडोनेशिया आपको पढ़ाएंगे तो आज ही बैकग्राउंड देख लीजिए। यहां पर अभी आपको हेडिंग देने जा रहे हैं डच पोर्टुगल संघर्ष, और उसमें लिखाने जा रहे हैं कि इनका जावा द्वीप पर और सुमात्रा द्वीप पर पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ है। तो ये बताइए कि जब तोमर सर सबसे पहले आए हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड का लेकर के गुजरात में, तो पहले तो गुजरात तोमरे सर आए हैं ना। अगर मेरा किसी के साथ संघर्ष होगा तो वो यहां मेरे बाद कब्जा करना चाह रहा है, तो पहले इंडोनेशिया कौन पहुंचा होगा? पुर्तगाली ही पहुंचा होगा, ठीक ना। पोर्टुगल बिजनेस कर रहा है, सब चीज का, मसाला का भी कर रहा है। और पोर्टुगल क्या करेगा? तो वहां पे कल्चर सिस्टम लेकर के आएगा। कल्चर सिस्टम किसको कहते हैं? कि यहां पे उन्हीं चीजों की खेती की जाए, ठीक ना, जो कि यूरोप में बिकने लायक हो। समझ गए? कल्चर सिस्टम का मतलब कि इंडोनेशिया में उसके ही खेती को बढ़ावा दिया जाए जो यूरोप में बिके। तो अब बताइएगा, देखिए यहां से निकालिए जो आपको बता रहे हैं कि इंडोनेशिया में उस समय मसाले के अलावा किस चीज की खेती हो सकती है जो यूरोप में बिके? रबर की खेती। समझ गए? क्यों? टायर बनाना है, ठीक। तो रबर की खेती जब यहां शुरू होगी तो वो पुर्तगालियों ने शुरू किया, ठीक है। तो डचों का संघर्ष किसके साथ होगा? पुर्तगालियों से होगा। अब चूंकि आप पुर्तगाली पढ़ लिए हैं, तो पुर्तगालियों को जब ये ब्राजील मिल गया तो ये अपने आप समझिए, इनको वाकओवर दे करके जो समझा रहे हैं समझिएगा, भले 5 लाइन लिखिए, लेकिन आपका दिमाग बड़ा हो जाएगा, सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो देखिए यहां आ गया, अभी सुनिएगा। यहां से जब डच चलेगा, अंग्रेज के पहले चला है, तो एक बार उसको कोयला पानी यहां भरना पड़ेगा, जहाज। कोयला पानी का मतलब कि वहां के रिसोर्स का उपयोग करेगा। तो एक डच बस्ती यहां बसेगा, ठीक है। यहां से जब डची चलेगा तो क्या देख रहे हैं? लाइन से इस यहां पर जो है ये बनाना शुरू किया। पश्चिम की ओर बना रहा है, लेकिन पूरब में लाइन से जो है बना रहा है। क्यों? दूसरा बार अब इसको कोयला पानी यहां भरना पड़ेगा। क्योंकि इसको जाना है इंडोनेशिया। नहीं जाना होता है तो अगर इसका भारत ही लास्ट डेस्टिनेशन होता है तो फिर ये आगे भारत के अंदर घुसता है, भारत के कोस्टल एरिया में नहीं रह जाता, ठीक है। अब जब इसके पीछे पीछे चलेगा, जैसे जीपीएससी वाला पीछे पीछे आईएएस का तैयारी करने वाला पहुंचता है कि तुम कैसे पीटी करोगे भाई, हम न करेंगे, तो उसी तरह पीछे पीछे जब चलेगा अंग्रेज, तो उनको भी यहीं कोयला पानी भरना है। तो इसलिए पहला संघर्ष ये वहां पे दक्षिण अफ्रीका में गोरे वर्सेस गोरे होंगे, उसको कहेंगे बोअर का युद्ध। डचों को नाम दिया अंग्रेज, ये लोग बोअर हैं, खेती बाड़ी करने लगा था। तो डच क्या करेगा कि भाई काहे के लिए इसे झगड़ा मोल लेंगे, हम लोग अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ से ये अपना इधर यहाँ डरबन में बस जाएगा और अपना कोयला पानी यहाँ भरने लगे। अंग्रेज कहेगा अच्छा अब इसको विकसित किया, रुको इसको कब्जा करते हैं। तो वो लोग बेचारा प्रिटोरिया चला जाएगा, तो कहेगा अब इसको कब्जा करते हैं। अब अंतिम में तो भाई कोई आपको मान लीजिए कि हाथ दबा दे तो बर्दाश्त कर लेंगे, अब गर्दन दबाएगा थोड़े बर्दाश्त करिएगा, खत्म, अब तो कुछ कर ही नहीं सकता है। लास्ट फाइट हो गया, अंग्रेज को लग गया कि अब नहीं छोड़ेगा। तो नतीजा क्या हुआ कि हम दोनों मिलकर शासन करते हैं, अब कालों का शोषण करेंगे। समझ गए रंग भेद कैसे आया? आप बताइए तो कि रंग भेद आप पढ़िएगा तो क्लियर हो गया कि नहीं, कि क्या पढ़ना है। तो एक पार्ट आपको क्लियर कर दिए, ठीक। अब आइए दूसरा पार्ट, इंडोनेशिया। तो जब पुर्तगालियों को भगा दिया डच, तो डच यहां शासन करने लगा। अब एक बार सोच के देखिए तो कि रसिया ज्यादा मजबूत की डच? रसिया टिक ही नहीं सकता है। आज का पुतिन नहीं, जार भी उतने खतरनाक था। तो फिर इंडोनेशिया पर रसिया क्यों नहीं आ गया? तो रसिया इंडोनेशिया पे इसलिए नहीं आ पा रहा है कि उसको ज्योग्राफी नहीं साथ दे रहा है।
क्योंकि ये जो जगह है ये यहीं से ना आएगा। अब चीन के अंदर तो नहीं घुस पाएगा, उसमें तो हान वंश का शासन है। अभी कहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कम्युनिस्ट आया है कि उसको कहेगा कि आप जाइए, तो अभी तो उसके लिए यही एक रास्ता है। यहाँ बहती है ठंडी धारा, और ठंडी धारा के कारण ये 6 महीने जम जाता है सी ऑफ ओखोटस्क। तो 6 महीना जो जम जाएगा तो कैसे आइएगा? थोड़े समय आपके पास बर्फ तोड़ने वाला जहाज है, तो रसिया का संपर्क यहाँ से टूटेगा कि नहीं 6 महीना? तो 6 महीना में तो फिर कोई दूसरा कब्जा कर लेगा। रूस के द्वारा उपनिवेश नहीं बना सकने का भौगोलिक कारण कि ये रास्ता निकल नहीं सकता है। ये जो रास्ता है यहाँ पे दोनों तरफ जो है ये पश्चिमी शक्तियाँ जो है इनको घेरने का प्रयास कर रहा है, और स्वेज नहर नहीं खुलने के कारण ये उस समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर उतने चक्कर लगाना पड़ेगा। और इधर से निकलने नहीं देगा, एक तरफ फ्रांस और एक तरफ ब्रिटेन है, ठीक है ना? मतलब मिसाइल वाला जहाज तो नहीं ले जाने देगा। तो अब बताइए रसिया किधर से निकलेगा? इसलिए रूस चतुर राष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत यूरोप में 4 शक्तिशाली राष्ट्र के होते हुए भी ये कमजोर डची बनाता है उपनिवेश, रसियन नहीं बना पाता है, ठीक है ना? यही है जो हम भी अकुलाहट में थे कि ऑफलाइन शुरू हो, ऑनलाइन में शुरू करेंगे कोई घुस जाएगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद ओपन किया था, याद है ना यूट्यूब पर एक बार। प्रॉब्लम यही है, ये तो क्या है कि हम इसको शूट करके अपने पे डालना है ना, तो अपना ही लड़का देखेगा, इसीलिए हम थोड़ा फॉर्मल होकर आपको पढ़ा रहे हैं, और नहीं तो यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं जा सकता है। देखें ना उस दिन इजराइल और पैलेस्टाइन वाला, अरे पूरा बात जानो ना। देख रहे हैं कि जनमत यहाँ का सब इजराइल के साथ था, और सरकार लास्ट में क्या बोला है कि नहीं हम पैलेस्टाइन के साथ हैं। गवर्नमेंट पैलेस्टाइन के साथ जाएगा। उसका कारण है कि जैसे ही आप इजराइल को सपोर्ट करिएगा, पाकिस्तान यूएनओ कहेगा कि तो फिर वही तो चीज़ कश्मीर में है, समझ गए ना? और जब तक आप पैलेस्टाइन के साथ हैं तो आप ये कह सकते हैं उसको कि देखो पैलेस्टाइन में जैसे इजराइल हमला करता है और हम उसको निंदा करते हैं, तो तुम भी कश्मीर में वही कर रहे हो। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है? तो और भी कई कारण है, लेकिन एक कारण सबसे बड़ा ये है। दूसरा, कितना भी हम छटपटा लेंगे लेकिन हम झुकाव हमारा रशियन ब्लॉक के ही तरफ रहेगा, क्योंकि रसिया साम्यवादी है और हम समाजवादी हैं, पूंजीवादी हैं ही नहीं। तो जब हम कम्युनिस्ट नहीं हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम कैपिटलिस्ट नहीं हैं, तो कैपिटल थ्योरी के तरफ कैसे जाएंगे? ये जो है दिक्कत होगा। देखो तो इसमें कोई वहाँ काम ऑफिस में है क्या? तो अब जो है आगे सुनिएगा, तो यहाँ का कहानी बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इंडोनेशिया में जब ये डच अपना सत्ता स्थापित कर लेगा, और उसके बाद जब सुकर्नो, डॉक्टर सुकर्नो के नेतृत्व में वहाँ पे वो वहाँ का गांधी, लेकिन वो हिंसात्मक गांधी, मतलब वो जो है पूरा तोप टैंक्स के ले करके उससे लड़ा, और लड़ने के बाद जो है उसको हरा करके भेज दिया, ठीक है? अब जरा सोच के देखिए तो कि श्रीलंका का नाम अभी हम लिए कि हॉलैंड के लोग श्रीलंका पे शासन किए थे, और जिनको भूगोल पढ़ाए हुए हैं उनको ये बताए हुए हैं कि श्रीलंका में तीसरी बड़ी आबादी डचों की है। फर्स्ट सिंहली, सेकंड तमिल, वर्ल्ड ज्योग्राफी याद करिए, और तीसरा डच। तो इसका मतलब कि लिट्टे और सिंहली के बीच अगर कोई संघर्ष होगा, लिट्टे यानी तमिल, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर, टाइगर ऑफ तमिल ईलम, LTT उग्रवादी संगठन उसका जो था, अब तो खत्म हो गया, आप लोग नहीं देख पाए, हम लोग देखे वो खूनी संघर्ष, माना 85 से लेकर के 2000 के बीच 2 राष्ट्रपति खो दिया श्रीलंका का आदमी। तो क्या कहते हैं, एक राष्ट्रपति का आंख चला गया माना बम से। तो ये जो तमिल और इनके बीच संघर्ष होगा, तो उन दोनों के बीच में अगर मध्यस्थता कोई करेगा तो वो हॉलैंड ही होगा। तीसरा पार्टी वही है ना। तो अब अगर आपसे कोई ऐसे भी प्रश्न पूछे कि इन दोनों के बीच के समझौते में कहाँ पे हुआ था, तो नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है ना? भारत उसका एक पक्षकार था, भारत भी साथ में था, लेकिन मेन कौन था? नीदरलैंड था। अब वापस लौटते हैं, अब क्लियर हो गया ना? अब डच पोर्टुगल संघर्ष
आपको बढ़िया से समझ में आएगा। लिखिए तो, हेडिंग दीजिए डच पोर्टुगल संघर्ष। पहला, 1632 ईस्वी में हुगली में, 1632 में हुगली में, सेकेंड अगला पॉइंट, 1658 में श्रीलंका में, श्रीलंका में। तीसरा, 1659 में नेगपट्टनम में, नेगपट्टनम मद्रास के पास है नेगपट्टनम। इसमें ये नेगपट्टनम नामक जगह पे पुर्तगाली पराजित हुआ था। तो लिख लीजिए, यहां पुर्तगाली पराजित हुए। यहां पुर्तगाली पराजित हुए। अब भारतीय शासकों के साथ इनका संबंध कैसा रहा ये देखना है। तो हेडिंग दीजिए, भारतीय शासकों के साथ संबंध। पहला देखिए, एकदम ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। ये जीवन में पहला और अंतिम गलती आप किए हैं, डिजिटल क्लास वाले भी और आप भी, कि एंशिएंट के बाद सीधे जंप मारे हैं मॉडर्न इंडिया। समझ गए ना? ये बिल्कुल ये गलती ज़िंदगी में दोबारा नहीं करिएगा। ये ख़त्म करने के बाद, ठीक है ना, पहले मध्यकालीन पढ़ा देंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो हर जगह आपको अड़ जाएगा आकर के। अब आप सोचिए कि बहमनी साम्राज्य का जब विघटन होगा तो वो बीदर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये 5 भागों में टूटेगा। तो अब बताइए आप अभी कि कैसे समझ में आएगा? मतलब कि अब तो हम सिंबॉलिक है ना आपको समझा सकते हैं कि भाई यहाँ पे था, इसको 5 भाग समझ लीजिएगा। तो इसीलिए ये आप लोग मतलब कहने का 2019 बैच वाले, जब पार्ट 2 जो हुआ अपना कोरोना, उसके पहले आप विरोध किए कि सर बार बार एंशिएंट से ही शुरू होता है, इसलिए हम मॉडर्न में आए, नहीं तो नहीं आते। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिना ये जाने सीक्वेंस में आप आगे नहीं जा सकते हैं। दूसरा कि आपके बात का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा। आप में से कई लोग शुरू हो गए कि 2 ही प्रश्न आता है मेडिवल से, प्रश्न 2 आता है। आप अभी कैसे पिक्चराइज करिएगा कि गोलकुंडा कहाँ है? देख रहे हैं इस चीज़ को? तो समझ लीजिएगा हैदराबाद से थोड़ा सा आगे, ठीक है ना, आज के हिसाब से हैदराबाद जो सिटी है उससे थोड़ा सा आगे चले जाइएगा नीचे, वो इलाका गोलकुंडा था। तो गोलकुंडा का जो शासक है वो डचों को कहा कि आपको रियायत दर पे हम जो है व्यापार करने देते हैं। तो क्यों रियायत दर पे दिया व्यापार करने के लिए? तो कहीं ना कहीं 2 बात सुना होगा जमोरियन पुर्तगाली संबंध में। पहला सुना होगा कि जमोरियन नहीं दिया तो उसके आदमी को उठा के लेके चला गया। हमारे पास जो है नौसेना मजबूत नहीं है, गोलकुंडा का शासक। तो अगर इससे सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रहा तो हमारे भी यहाँ घुस के कहीं लूटपाट करे। दूसरा ये भी सुना होगा कि कोचीन के शासक को, अभी 1660-65 चल रहा है, कोचीन के शासक को पुर्तगालियों से व्यापार करने पे टैक्स अच्छा मिला था, उसके यहाँ व्यापार में वृद्धि हुई थी। कब्जा तो बाद में न होगा, तो सोचेगा कि मेरे यहाँ भी अगर पुर्तगाली के पैरेलल डच आया है तो अगर इसको भी दे देते हैं तो हमारे यहाँ भी बिजनेस जो है फ्लो कर जाएगा। इन कारणों से गोलकुंडा का शासक जो है वो डचों को व्यापार करने दिया होगा। ठीक है, लिखिए इस चीज को। गोलकुंडा के शासक ने डचों को
कम शुल्क पर, डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। अब भारत का नक्शा पॉलिटिकल मैप निकाल के सबसे शुरू में ही होगा, या नहीं तो ऐसा करिए मध्य प्रदेश वाला मैप ले लीजिए, भारत में जो अलग अलग राज्य का अलग अलग दिखाया है, और एमपी में नीचे जहां पे कि महाराष्ट्र सटता है वहां देखिए बुरहानपुर लिखा हुआ मिलेगा। यही वजह है कि एमपीपीसीएस 3 भाषाओं में होता है। जैसे जीपीएससी आप 2 ही मीडियम में देते हैं ना, इंग्लिश और गुजराती। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 3 मीडियम में आप दे सकते हैं, क्योंकि वो जो बुरहानपुर है वो टेक्निकली महाराष्ट्र में, जैसे टेक्निकली आबू रोड अपने यहाँ था आबू, लेकिन चूंकि राजनीतिक कारणों से वहाँ चला गया, उसके पीछे कई कारण हैं, वैसे ही बुरहानपुर एमपी में आ गया। मिला बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में नीचे देखिएगा जहाँ से महाराष्ट्र का सीमा सटता है, तब बुरहानपुर दिखाई दिया। चलिए अहमदाबाद देखने की जरूरत है नहीं, तो बुरहानपुर से अहमदाबाद तक, समझ गए, इनको जो है जहांगीर कहा कि विदाउट टैक्स दिए आपको व्यापार करने देते हैं। कुछ गोलकुंडा में जहांगीर को दिखा होगा कि शायद बिजनेस ग्रो किया है, तो करमुक्त व्यापार करने देंगे तो जहांगीर को ऐसा लगा होगा कि शायद इससे रोजगार बढ़ेगा, हमारे कुछ जनता को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा। तो लिखिए इस चीज को, जहांगीर ने बुरहानपुर से खंभात और अहमदाबाद तक करमुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की। करमुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की। अब जो है शाह आलम फर्स्ट, यानी कौन, बहादुर शाह प्रथम, वो कहा कि मेरे पूरे साम्राज्य में आप जो है करमुक्त व्यापार कर सकते हैं। तो लिखिए अगला, शाहजहां फर्स्ट ने संपूर्ण साम्राज्य में करमुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की। करमुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की। ये भारतीय शासकों के साथ रिलेशन में याद रखिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि संपूर्ण भारत में करमुक्त व्यापार करने का छूट कौन दिया, ठीक ना, या अगर आपको ऐसा पूछ दे कि ये बुरहानपुर से अहमदाबाद तक, अहमदाबाद काट ले खंभात तक व्यापार करने का छूट कौन मुगल बादशाह दिया, और आप जब जीपीएससी देते हैं तो स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है, जहांगीर के जगह शाहजहां शब्द लिख देगा, या हो सकता है अकबर शब्द लिख देगा। क्यों? क्योंकि आपको मेडिवल इंडिया याद है कि नहीं, ये भी परख हो जाएगा, क्योंकि 1656 में अकबर राजा बना है। तो अगर 1656 के बाद का है तो 1556 में राजा बना है, सॉरी, और आप कहाँ पहुँच गए हैं, 1660 पहुँचने जा रहे हैं। तो 1656 में औरंगजेब राजा बन जाता है। तो इसका मतलब कि ये घटना 1605 से 1627 के बीच में है, जो जहांगीर इसको दिया था। ठीक है, ऐसे करके तुलना करिएगा। चलिए अब आगे हेडिंग दीजिए, डच व्यापार। इसको ऐसे ही पढ़ना है पूरा मॉडर्न इंडिया। पहले इस तरह से एक हेडिंग पड़ेगा, अब इसके अंदर पॉइंट में कई चीज आएंगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले भाई हमको कुछ दिमाग में घूमने लगता है, तो पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद। आप अदिति झाला के रिलेशन में हैं?
छोटी बहन, हाँ वो हमको साफ लग गया था, इसीलिए हमको उसमें दिमाग में घूम रहा था कि नहीं ये तो कहीं न कहीं पहले भी कोई पढ़ के गई है इनके परिवार से। सबसे पीछे आप, नाम? आप पहली बार आ जाए हैं? माने हम पहली बार आपको क्लास में देख रहे हैं तब? अच्छा ओके, चलिए बैठ जाइए। एक और नया है ना भाई, पूछ लें। देखिए भाई, ये जो हैं इनका हम ही परिचय देते हैं। ये भावनगर से ट्रांसफ़र हो किधर आए हैं। ये हमारे भावनगर ब्रांच में जैसे रिंकल, जैसे ये 3 साल वाले कोर्स में, ठीक है ना, तो वैसे वो सबसे पीछे एक बैठे हैं, ये लोग 3 साल वाले हैं, तो वैसे ही वो भी वहाँ 3 साल वाले कोर्स में है, ठीक है। लेकिन देखिए बिना एनओसी लिए वहाँ से आ गई है। मैंने चाहिए ना भाई एनओसी वहाँ के क्लास से, कि कहीं बेंच तोड़ी है कि कोई ट्यूबलाइट तोड़ दी है, सबका चाहिए कि नहीं एनओसी, तो उसके बिना जो है क्लास में आई है। चलिए अब आगे देखते हैं। उसका साइंस था, उसके बाद वो यही तैयारी करने के लिए बीए में आर्ट्स ले ली 12वां के बाद। तो इसीलिए इतिहास है ना आपका, तो इतिहास ले ली और उसी से साथ में तैयारी कर रही है। तो अभी इस बार फाइनल ईयर आपका हुआ, कंप्लीट हो गया इसी साल ना। हाँ, तो अब देखिए इस साल पूरा हुआ, तब तक प्रीलिम्स का एक राउंड कंप्लीट हो गया है। तो यही है प्लानिंग के साथ कुछ भी करिएगा। आप देख रहे हैं कि आपको 2 साल पहले अगर हम ये बात कह रहे होते तो हाइपोथेटिकल लगता है। हम अपनी बेटी गार्गी को क्या दिलाए 11वां में? आपके सामने न है नज़र में कि भाई पॉलिटिकल साइंस दिलाए हैं, ठीक ना, सोशोलॉजी दिलाए हैं, एकदम सीधा जीएस से मिला के विषय दिलाए हैं 11वां में। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी दिलाए हैं कि एथिक्स में काम आ जाए। और इकोनॉमिक्स चूँकि सबको परेशान करता है तो बोले अभी इस पढ़ो इकोनॉमिक्स दिलाए हैं। तो ये जो है ये 10वां के बाद बहुत कुछ सोचना पड़ता है हमको क्या करना है। नहीं तो बस वही गए थे और हरि भजन को ओटन लगे कपास, गए थे मैकेनिकल करने को इंजीनियरिंग, वापस लौट करके अब फिर यही इतिहास पढ़ने लगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब डच व्यापार, अभी तुरंत लिखे हैं हम लोग कि इनकी काली मिर्च में इंटरेस्ट था इनका, तो लिखिए इनको काली मिर्च में के व्यापार में अधिक रुचि थी। अब डच जो है वो माने अंग्रेजों को भारत में यूरोपियन कंपनी से एक तरह से वॉक ओवर मिल गया। कैसे? तो ये ब्राजील और ये है पुर्तगाल, देखिए लिस्बन, ये डिस्टेंस इतना है कि ये 4 बार आ जाएगा तब यहां पहुंचेगा, ठीक। इंडिया का जो क्षेत्रफल है वही इसका भी क्षेत्रफल है। ब्राजील 5वें नंबर पे है क्षेत्रफल में, हम 7वें पे हैं। हमारे पास अगर ये नदी वगैरह बड़ा बड़ा है तो यहाँ भी कम नदी नहीं है, भरा हुआ है। तो जब पुर्तगालियों को एक भारत ही बगल में मिल जाएगा संसाधन के रूप में, अब प्लस भारत इतना आदमी नहीं मिलेगा, आबादी नहीं है, वो एकदम एडजस्ट किए हुए है, क्षेत्रफल और आबादी दोनों में वो 5वां है, ठीक ना। तो इसीलिए पुर्तगाली यहाँ ध्यान दे दिया, यहाँ केवल शक्ति संतुलन बनाने के लिए रखे रहा, अंग्रेजों को वॉक ओवर मिल गया, नहीं तो यूरोपियन कंपनी के बीच ही जो है फाइट हो जाता है। अब डच देख लीजिए, अब इनका इंटरेस्ट है मसाले के व्यापार में, अब मसाला बेहतरीन यहाँ हो रहा है, तो भले थोड़ा दूर पड़ गया लेकिन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड जो है वो उनके लिए अब इंडोनेशिया फिट बैठ रहा है। इंडोनेशिया में पूरे इंडोनेशिया में फैल सकते हैं, क्योंकि ये इंडोनेशिया अगर ऐसे होता ज्योग्राफी में जैसे ये इंडिया है तो हो सकता था कि नॉर्थ इंडिया उनके काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ काली मिर्च नहीं होती है। लेकिन इंडोनेशिया ऐसे है तो क्या देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यापार कर सकता है वो काली मिर्च लगवा करके। तो इस कारण से भी इनकी रुचि इंडोनेशिया में हो गई और यहाँ पर जो है ये वॉक ओवर दे दिया अंग्रेजों को, ठीक है। अब बताते हैं क्या हुआ। नेपोलियन क्या कहता था कि आप यूरोप के देश को कहता था कि आप पूरा विश्व जीत के आइए, हम आप ही जीत लेंगे, वो मेरा हो जाएगा। तो डच बेचारा इसको जीता
और यहाँ ये जो है जर्मनी के पास ये जो राइन नदी बहती है, राइन नदी के पास 39 कंट्री स्टेट था उसमें, बल्कि उसको कंट्री कह लीजिए, उसमें जर्मनी का एकीकरण होगा। तो एकीकरण बिस्मार्क नहीं किया है, शुरुआत नेपोलियन किया है। वो क्या किया, इतना इलाका को जीत करके अपने लाभ के लिए वो 39 स्टेट को एक कर दिया, कहा कि ये है राइन संघ और इसका मुखिया हम हैं। तो अचानक ये जो 39 देश जो उस समय हुआ करते थे, उसके जनता को जो नज़दीक आने का मौका मिलेगा, तब उसका प्रयोग और भी जगह होगा। उसका लाभ जब दिखेगा, एक ही ऑक्ट्राय हो जाएगा, बार बार हर राज्य में ऑक्ट्राय नहीं भरना पड़ेगा। वो देख करके पूरे जर्मनी में सोल्वेरिन संघ, यानी उसको कहते हैं आर्थिक एकीकरण, कि सारा राजा कहा कि ऑक्ट्राय 3-4 जगह रख लेते हैं, आपस में हम लोग बांट लेंगे। इससे क्या हुआ, इकोनॉमिकली जर्मनी का लोग नज़दीक आ गया। बिम्बिसार तो उस पके हुए, बिस्मार्क तो उस पके हुए फसल को काटा है, समझ गए। काटने का मतलब केवल ऑस्ट्रिया को, जो वो इस चीज़ को नहीं चाह रहा था कि हो जाए, तो ऑस्ट्रिया को हराया है डिप्लोमेटिक तरीके से युद्ध में लड़के। अब फ्रांस भी नहीं चाह रहा है कि हो जाए, नहीं तो फिर हम रसिया कैसे जीतेंगे, जर्मनी रोक लेगा। तो इन कारणों से जो है ये, अब बताइए जिसका इतिहास ये मजबूत है, उसको कोल्ड वार के दौरान बर्लिन में दीवार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो पश्चिम का विचारधारा का आदमी है, वो चाह रहा है कि हम रसिया को कैप्चर करें, और रसिया चाह रहा है कि हम पश्चिम विचारधारा को कैप्चर करें। तो कहीं तो दीवार दीजिएगा, कहीं तो वो विचारधारा जो है इधर वाला और इधर, कहीं तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का मेल होगा। वो मेल जाके बर्लिन में हो जा रहा है। अब बर्लिन का नाकेबंदी करेगा रसिया, तो उसके एवज में अमेरिका उसको एयरलिफ्ट करेगा। वहाँ से पश्चिमी लोगों को डायरेक्ट हवाई जहाज से इधर ले आता था। रसिया बीच में कहा कि अब दीवार बनाओ। तो क्या देख रहे हैं, दीवार बनाने का मतलब ये हो गया कि इसके इधर अब सब जो है ये हो गया साम्यवादी कंट्री, इसके इधर जितना है ये सब हो गया पश्चिम, माना जिसको कि अमेरिका साथ लेके चलेगा। ठीक ना, देख रहे हैं ना कि आप जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, उसका बीज आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में छिपा हुआ है। आप जरा बताइए, कोई आदमी आपके पीछे कितना दौड़ेगा भाई। अमेरिका की बात कर रहे हैं, पैसा वैसा दीजिएगा तो ना भाई। तब पैसा वैसा देने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति मार्शल जो है, जॉर्ज एफ मार्शल, कहेगा कि मार्शल योजना, कि जो भी लड़ते हो कम्युनिस्ट से, अगर लड़ने का बात करते हो तो लो 10 करोड़ तुमको देते हैं, जो टर्की को दिया था। इसलिए आज तक क्या देखते हैं, रसिया बम गिरा देता है टर्की पे, टर्की उसको फूटी आंख नहीं सुहाता है। हम आप क्या खुश होते हैं, अच्छा मुसलमान को गिराया है, काहे, कल सीरिया को गिरने दिया क्या, वो नहीं गिरने दिया। देखे ना इजराइल बम का क्या हाल किया, क्यों, क्योंकि इजराइल उसके फेवर में है। ये सीरिया रसियन ब्लॉक में आ जाता है, क्योंकि यहाँ से बस यहाँ से इतने तो करना है, ये रसिया है। ठीक ना, तो वर्ल्ड जो आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए आपको पहले ये तो मार्शल योजना आया। अब मार्शल योजना जब आया तो पैसा लेकर के लोग फिर भी जो है घूम जाता था रसिया की तरफ डर से। तो कहेगा ठीक है, तो अब नाटो लेके आते हैं, आ जाओ हमारे साथ, तुम्हारे पे हमला करेगा तो हम भिड़ेंगे। नॉर्थ अटलांटिक महासागर के चारों ओर के कंट्री को मिला लो, उसको कहो नाटो। तो रसिया कहेगा तुम नाटो बनाओगे तो हम वार्सा पैक्ट लेके आते हैं। इधर वाला सब कंट्री अब मेरे पे आश्रित हो जाओ कि तुम पे कोई हमला करेगा तो हम हमला करेंगे। देख रहे हैं ठंडो युद्ध शुरू हो गया। तो आप जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ मॉडर्न इंडिया से देखिए कितना चीज़ आपको जोड़ के दिखाए। अब आप आगे बढ़िए तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रबर का खेती करने लगा। सुकर्नो इंडोनेशिया को आज़ाद 1960 में कराएगा, क्योंकि 62 में बांडुंग सम्मेलन नॉन अलाइन मूवमेंट का, तो आज़ाद होने के बाद न जाइएगा गुटनिरपेक्ष लेके, पहले थोड़े जा पाइएगा। तो 61 में एक्चुअली आज़ाद हुआ है। आप बताइए, रबर की खेती होने लगी। 70 आते आते या 75 आते आते सुकर्नो के बाद का जो राजा बनेगा वहाँ का राष्ट्रपति, उसको लगने लगा कि हम अपने यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराते हैं, मतलब हमारा लिबरलाइजेशन उससे जुड़ा हुआ है।
तो कहा कि फॉरेन करते हैं। तो किस में करेगा? आपके यहाँ जो चीज़ में ज़्यादा सेलिंग दिखेगा उसी में लोग करेगा। तो उस वक्त वर्ल्ड में क्या था? तो रबर का डिमांड था, सब आके रबर के खेती में लगा दिया एमएनसी। अब जब पैसा लगाना शुरू किया, अब वो एफडीआई था, डायरेक्ट आ जाओ पैसा लगाओ। तो 1980 के बाद कहा जाता था, इसके लिए अखबार में न्यूज आता था, टाइगर इकोनॉमी। मलेशिया और इंडोनेशिया को कहता था कि एशिया की ये बाघ अर्थव्यवस्था है, बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है, इसलिए आसियान से दोस्ती करना है हमको। समझ गए? इसलिए सार्क से दोस्ती करना है। आरसीईपी से बाहर निकलेंगे तो हमको क्या नुकसान होगा? तो वो एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन हमारे बाद, आरसीईपी जो बना है, ठीक है, तो हम उतना बड़ा बिजनेस खो देंगे। तो पैसा लगाया। हमको याद है 87 के बाद हम लोग तैयारी शुरू कर दिए थे यूपीएससी का। तो हिंदू पेपर पढ़ रहे थे, अचानक से दिखाई देता है, हेडिंग था कि टाइगर इकोनॉमी नाउ टर्न्स इनटू रैट इकोनॉमी, चूहा हो गया। और उसके नीचे कहानी था कि एक आदमी अपने बच्चे को 1 बोतल दूध खाली खरीदने के लिए, ठीक ना, 16 लाख का कार 87 में देने के बाद 1 बोतल दूध मिला था। ऐसा जो है इकोनॉमी गिर गया था। उसका पैसा तय ही नहीं हो रहा था कि कहाँ जाएगा। तो जरा समझिएगा क्या हुआ। हुआ ये कि रबर एक एग्रीकल्चर है, उसमें इन्वेस्टमेंट का एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा। तो जब सेचुरेशन पॉइंट आया ना, रातों रात एमएनसी अपना पैसा निकाल लिया और इसकी इकोनॉमी धड़ाम से गिर गई। खाली सेचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा, जब सिंथेटिक टायर बनने लगेगा तो रबर का डिमांड कम हो जाएगा। तो क्या होगा? धीरे धीरे वो व्यापार उतना फायदेमंद नहीं रहेगा, वो लोग पैसा निकाल लिया। अब जरा सोचिएगा कि अब अभी 87-88 में ये चूहा बना है इकोनॉमी में, अब 92 में आप वही करने जा रहे हैं, मनमोहन सिंह का उदारीकरण। और आज हम बार बार लेख पढ़ते हैं कि वो उदारीकरण हमको खड़ा किया था, अब नए प्लान की आवश्यकता है दोबारा ऊपर जाने के लिए। डेली हिंदू पेपर में आ रहा है। इसका मतलब है कि वो उदारीकरण निशाने पे लग गया था, हम रैट इकोनॉमी नहीं हुए थे। तो क्या कारण था उसका? तो उसका कारण यही था कि सबसे पहले कि हमारी अर्थव्यवस्था तो खराब होना शुरू हो गई 87 से ही, क्योंकि कई कारण। 84 में हम लेके आए क्या? इंटर गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, IGMP। अग्नि भी बनाएंगे, पृथ्वी भी बनाएंगे, त्रिशूल भी बनाएंगे, और बनाना ही है। तो कुछ पैसा वहाँ लग गया, रक्षा में पैसा लगा दिए। हमको जब सुपर कंप्यूटर नहीं देने लगा वर्ल्ड, क्योंकि उसके बिना गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम नहीं बन सकता है, तो हम सुपर कंप्यूटर में भी पैसा लगाए। अब प्लस गरीबी भी था तो लाल कार्ड में भी पैसा लगाए, प्लस इतना इकोनॉमी बूम नहीं था तो हमको टैक्स भी कम मिलता था। तो जब वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने गए तो वर्ल्ड बैंक कहा कि आपको कुछ गिरवी रखना होगा। चंद्रशेखर जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे। तो वर्ल्ड बैंक कहा गिरवी रखना है तो हम शायद कई किलो, 24 किलो या 50 किलो सोना दे करके तब वहाँ से डॉलर लेके आए थे, क्योंकि अपने पास फॉरेन रिजर्व नहीं था। हम पैसा लेकर आए, प्रधानमंत्री कोई प्लानिंग करता, उससे पहले उनकी सरकार गिर गई, क्योंकि उनके पास 51 MP था। मात्र 51 MP सरकार बनाए थे। कांग्रेस टेका बाहर ले लिया, सरकार गिर गई। नया चुनाव हो गया, नरसिम्हा राव बना। तो नरसिम्हा राव देखा कि अरे ये तो 7 दिन का ही अपने पास खरीदारी का पैसा है। तो कोई इकोनॉमिस्ट को अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब है कि हम गिर जाएंगे। तो सबसे पहले मनमोहन सिंह भारतीयों के नेचर से रग रग से वाकिफ था। हम लोगों का आदत क्या होता है? 100 रुपया 50 रुपया तकिया में छुपाना,
ठीक है ना, कोठी में छिपाना, मतलब पैसा घर में होता है। बैंकिंग सिस्टम उसमें इतना मजबूत भी नहीं था, तो घर में पैसा है उसको बाहर कैसे निकाला जाए। तो दो तरकीब निकाला। पहला कहा मनमोहनी बजट, नाम दिया था अखबार, मनमोहन का बजट, मनमोहनी बजट। मनमोहनी का मतलब कि हमारे पॉकेट में अगर 10,000 रुपया है और 25,000 का सामान खरीदना है तो हम सरेंडर बोल जाएंगे, लेकिन अगर वो सामान 15,000 का होगा ना तो 5,000 कर्जा भी लेके किसी न किसी से खरीद लेंगे अगर उसका इच्छा है तो मिडिल क्लास फैमिली क्या खरीद सकता है? टीवी खरीद सकता है, कलर, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट छोटा वाला हम देख रहा है अभी, अब उसका दिमाग घूम रहा है। तो 40,000 की उसमें ओनिडा टीवी अगर कॉस्ट कम करते करते उसको 25,000 रुपये ला दिया जाए तो एक बड़ा वर्ग उसको खरीद लेगा। तो मिडिल क्लास को टारगेट करके उनके उन सामानों को नीचे लाया, तो उससे लोग पैसा घर से निकाल के खरीदे तो उसका टैक्स मिलेगा, उसका सर्विस टैक्स जो भी उसमें था सारा टैक्स मिला। दूसरा, सरकारी कर्मचारी का तनख्वाह बढ़ाइए 10 साल से ने, मना ऐसे पैसा दे कैसे लेना है वापस। तो जैसे ही चौथा वेतन आयोग लगाइएगा, सब इंस्पेक्टर का तनख्वाह चौथा वेतन आयोग के पहले 420 रुपया पर मंथ होता था बेसिक, उसको सीधे उठा के 1640 किया गया 92 में। तो उसके हिसाब से बहुत पैसा आ गया ना, वो पैसा घर पे आया, अब बस खरीदारी के लिए निकलेंगे घर से। उससे अगला 7 दिन मेंटेन किए, 1 महीना का अपने पास राहत में आ गया। अब कैसे होगा? तो मनमोहन सिंह कहा उदारीकरण, और वो लिबरलाइजेशन उधारीकरण नहीं था, इसलिए हम लोग बच गए। मनमोहन सिंह ने उस समय FI कहा था, FDI नहीं कहा था 1991 में, समझ गए ना, डायरेक्ट नहीं आना है। उस वक्त जो वर्लफूल आई थी यहाँ, वो 92 के ही दशक में आया है, तो उस समय उसको कैलबिनेटर को पार्टनर बनाना पड़ा था, उसका नाम था वर्लफूल कैलबिनेटर। तो देख लीजिए, अब हम इंडोनेशिया नहीं हो सकते। जो इंडियन पार्टनर है वो तो ज्वाइंट में अकाउंट खोलेगा। अब आप रात में भागिएगा तो कहेगा पहले हिसाब करो, ठीक ना, तो रातों रात नहीं भाग पाइएगा। ये था उस समय का उदारीकरण का पहला। दूसरा क्या कहा कि जितना इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना है उसका 20% RBI में आपको जमा करना पड़ेगा। तो वो भी पैसा रातों रात नहीं भागेगा लेकर के। आप जरा बताइए, पार्टनर कितना का बनने देगा आपको? इंडियन पार्टनर, कंपनी पर उसका प्रभुत्व होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 49 देगा। तब 49% तो आपका रोक ही लिए इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कितना रुका? तब 20% जो है उस इन्वेस्टमेंट का रिजर्व बैंक में जमा है। तो आप 30-40% ही लेके भाग पाइएगा अगर रातों रात जाना चाहिएगा तो। इसीलिए हम इंडोनेशिया नहीं होंगे और इसीलिए हमको जो है उस उदारीकरण का लाभ मिला। अब पढ़िए लाल जो भी पढ़ना है, उदारीकरण किसको कहते हैं। एक्चुअली आप इतिहास बिना पढ़े आज की चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको तकलीफ हो रहा है कि लिबरलाइजेशन क्या है, मनमोहन वाला क्या था। धीरे धीरे जब हम लोग मजबूत होंगे, वाजपेयी जी के काल में आते आते, वाजपेयी जी को जब हम मतलब कि मनमोहन सिंह $13 करोड़, माना जहाँ की फॉरेन रिजर्व 0 पे आ गए थे, 1 सप्ताह बचा था, वहाँ मनमोहन जो है वित्त मंत्री के रूप में $13 करोड़ जो है फॉरेन रिजर्व दे के गया। तो अब तो जो करना है करिए। अब फिर मनमोहन क्यों अच्छा कर पाएगा? तब वाजपेयी $1 अरब उसको करके दिया 5 साल में फॉरेन रिजर्व। तो फिर 10 साल होशियारी कर में करिएगा भाई कि हम यहाँ पैसा लगाते हैं, यहाँ ये करते हैं। बात समझ में आया कि 92 का चक्का 21 तक चला है, अब कुछ नया सोचना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना, वो कोरोना के कारण अपने ही देश में भी परेशान है। हर किसी को अपने देश से बाहर निकल करके इन्वेस्टमेंट करने का पैसा नहीं है, तो अब आपको कुछ नयापन सोचना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये गप? तो अब लिखते हैं डच वाला बात। लिखिए, डच व्यापार में दूसरा लिखे इंडोनेशिया में। पहला क्या लिखे? काली मिर्च में उनकी रुचि थी, दूसरा वो इंडोनेशिया में चले गए। ये लिखे कि नहीं? तो लिखिए, डच
इंडोनेशिया में जाकर व्यापार में रुचि लेने लगे। अब अगला लिखिए हेडिंग में, ये उनके अंदर का जो था वो हो गया डच अंग्रेज संघर्ष, जिसके कारण इनको जाना पड़ेगा। डच अंग्रेज संघर्ष, जो ये 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ेंगे, ये इनकी अंतिम युद्ध होगी और इस युद्ध के बाद ये भारत छोड़ करके चले जाएंगे। लिखिए 1759 में बेदरा के युद्ध में डच पराजित हो गए और भारत से बाहर चले गए। ये था डचों की कहानी। तो अब अगला इसको मिटा दीजिए और लिखिए अंग्रेज। डच के बाद भारत आए अंग्रेज, तो हेडिंग दीजिए अंग्रेज। अंग्रेज जिस तरह से पहला पुर्तगाली भारत कौन आया था जाने, जिस तरह से आप जाने कि कार्नेलियस डे हस्तमान पहला डच भारत आया था, तो पहला अंग्रेज कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में आएगा। व्यक्ति के रूप में कौन अंग्रेज पहले भारत आया था? तो लिखिए तो जरा। सबसे पहले तो उससे भी पहले पूरे विश्व का परिक्रमा कौन कर लिया था? तो लिखिए 1580 ईस्वी में 1580 ईस्वी में अंग्रेज ड्रेक, नाम था उनका ड्रेक, अंग्रेज ड्रेक संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा किया था। संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा किया था। फिर लिखिए थॉमस स्टीफंस एवं थॉमस स्टीफंस एवं उसके 4 साथी सर्वप्रथम भारत आए थे। लेकिन इसमें से कोई भी वापस इंग्लैंड नहीं जा पाया। इनका जहाज जो है समुद्री तूफान में जो है टूट गया। एकमात्र इन 5 में फिचो नाम करके व्यक्ति वापस इंग्लैंड जा पाया। लिख लीजिए, इनमें से फिचो नामक व्यक्ति वापस इंग्लैंड गया। अब आगे देखें, जो आप पॉलिटी में पढ़ चुके हैं उसको आज अब इतिहास में पढ़िए कि 1599 में जो कंपनी गठित हुआ था, तो उस कंपनी का पूरा नाम आज जानिएगा। लिखिए तो 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई।
हम लोग इसको शॉर्ट में कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरा नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसके बाद का कहानी पॉलिटी में आप वाकिफ़ हैं कि 1600 ईस्वी में इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ कहीं कि 15 साल तक के लिए आपको जो है हम मोनोपोली देते हैं। तो लिखिए, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिसंबर 1600 में कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। अब ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं चार्टर। 1600 का चार्टर था। तो चार्टर और एक्ट में फर्क यही है, पहला कि ये राजा के द्वारा या महारानी के द्वारा जारी होगा, और ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट के द्वारा जारी होता है, मतलब पार्लियामेंट जब पास करती है। ठीक है। दूसरा, इसको कहते हैं लेटर्स पेटेंट, मतलब जो लिखने का अधिकार है वो पेटेंट है कि राजा ही ऐसा लिखेगा या महारानी ही इसको लिखेंगी, ऐसा कोई पार्लियामेंट ऐसा भाषा नहीं लिख सकता है। ठीक है। दूसरा, जब पार्लियामेंट कोई चीज़ को पास करता है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। अगर संशोधन नहीं कर सकते तो नरेंद्र सिंह तोमर काहे बोल रहा है कि ये तीनों कानून पे बात करते हैं, यानी अगर किसी उसमें मुद्दे पे हम दोनों असहमत हैं, असहमत हो गए तो हम बिल ला करके उसको संशोधन कर देंगे। लेकिन राजा अगर कुछ लिख करके दे दिया, चार्टर में संशोधन नहीं होगा, क्योंकि वो राजा लिख के दे दिया, फिर से नया चार्टर जारी करना होगा। इसीलिए हम लोग बार बार आज भी क्या कहते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक ना। नागरिकता का अधिनियम तो 55 में ही पारित हो गया, अब उसमें जहां भी चेंज करना हो कर लीजिए, लेकिन आप एक बार नहीं कह पाइएगा कि चार्टर संशोधन 1813 वो नया ही आएगा। इसीलिए आप उसको कहते हैं 1813 का चार्टर, 1793 का चार्टर। समझ गए कि राजा एक बार जो लिख कर दे दिया, अब उसमें सुधारा नहीं होगा, नया आदेश आप जो है राजा से ले सकते हैं। तो महारानी दी हैं 15 साल का, क्योंकि महारानी को ऐसा लगता है कि अगर ये कंपनी बाद में बदमाशी करे तो अभी न उपहार देने का बात किया है, अब बाद में देना बंद कर देता। तो जेम्स फर्स्ट 1609 ईस्वी में आएगा, उसको ये लोग बड़ा बड़ा उपहार दे करके नया चार्टर ले लिया और उसमें लिखवा लिया कि अनिश्चित काल के लिए आपको जो है ये दिया जा रहा है। तो लिखिए इस चीज को, 1609 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट के द्वारा अनिश्चित काल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की का एकाधिकार प्रदान किया गया। अब अंग्रेज जब भारत आएंगे तो पहला फैक्ट्री कहाँ खोलेंगे, तो सूरत में खोलेंगे। तो लिखिए इस चीज़ को, उसका रीजन है 1609, ठीक ना, यानी कि या 8, यानी कि अकबर का काल पार कर गए, 1605 है। और जहांगीर का जो काल था
समझना है कि मुगल में समस्या तो वहीं से शुरू हो गया है पतन का, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। क्या कहते हैं, जब आपको उच्च प्रदेश पढ़ा रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी में, तो नहीं कहते थे कि पहला प्रकार जो पढ़ाते थे कि घसारा तो शुरू हो जाता है, लेकिन उसको कोई ज्योग्राफर ही देख करके बता पाएगा, आम आदमी को नहीं पता चलता है। तो घसारा तो शुरू हो गया था, नहीं तो काबुल में हारा कहे था। अकबर तो काबुल में नहीं हारा था कभी। शाहजहां के समय में कंधार में काहे हारा, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। मातृभूमि ही हारते जा रहा है, जरा ये सोचिएगा। बाबर फरगना का अनुशासक था, भारत का तो शासक था नहीं। तो आप अगर काबुल और कंधार ही हारते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो आप कमज़ोर होते ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है लोकल शक्ति आपस में धीरे धीरे तो गठबंधन करेगा। तो क्या देख रहे हैं कि जहांगीर के ही काल से जो दिल्ली से दूर सब इलाका है, जैसे सूरत, बंगाल, प्रशासन कमज़ोर होते गए, हाथ से नहीं निकला है, प्रशासन कमज़ोर होने लगा। तब पहला क्या कारण है कि सूरत में पुर्तगीज है तो बिजनेस मिलेगा। दूसरा, अगर हम जहांगीर से दूर हैं, यहाँ प्रशासन कमज़ोर है, तो यहाँ हम थोड़ा खुल के व्यापार कर पाएंगे। और अगले ही साल कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के पास पहुँच जाएगा कि हमको पूरे भारत में व्यापार करने दीजिए, क्योंकि सूरत में अपने को मजबूत कर लिया, पर प्रॉपर सूरत में माने व्यापारिक कोठी उठी स्थापित कर लिया। लेकिन जहांगीर इसके चाल को समझता था, अंग्रेज़ों के चाल को, तो उसको मना कर दिया। तो सूरत में क्यों आया वो बताए, और उसके बाद जहांगीर वाला घटना था। लिखिए, अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित की। अगला पॉइंट लिखिएगा, 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, परंतु वह असफल रहा। अब अंग्रेज इस बात को भली भांति समझ रहा है कि सफलता की चाबी बंगाल में है। मतलब कि बंगाल का जो पूरा आप इतिहास देख रहे हैं, कहाँ से देखना है बंगाल का इतिहास? तो बंगाल का इतिहास देखना है गुप्तों के ही बाद से। जहाँ जरा सा केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हुआ आज 2021 तक, कि जरा सा केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होगा, वो दूसरा ही पार्टी सरकार बनाएगा। वह बंगाल में जैसे ही हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ा, वहाँ कौन आ गया? क्षेत्रीय शक्ति, पाल वंश। ठीक ना? अगर वो भारत पे शासन करता तो उसको हम थोड़े कहते बंगाल का पाल वंश, यानी उसका बंगाल में शासन है। बहुत मुश्किल से उसको मैनेज किया इल्तुतमिश आकर के। ठीक, जैसे ही इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी आपस में युद्ध में फंसा, माने रजिया और बहराम शाह वगैरह, बंगाल स्वतंत्र हो गया। फिर से बलबन को जो है वहाँ पे आक्रमण करना पड़ा। और जरा सोचिएगा कि बलबन कितना परेशान होगा बंगाल के उस आक्रमण से, कि विद्रोहियों को मतलब कि
अतिशयोक्ति समझना है। उस समय का लेखक लिख रहा है तो राजा को थोड़ा बढ़ा के भी लिखेगा, लेकिन क्रूर कितना, क्रूरतम हिंसा कितना हुआ होगा विद्रोहियों के लिए कि किताब में कहता है कि 1 किलोमीटर तक सड़क पे खिल्ली गाड़ा गया, इतना मोटा मोटा, और विद्रोहियों को पकड़ के सैनिक लाता था और उस पर पटक देता था, और बलबन का हाथी उसको जो है पैर से दबा देता था उस आदमी को। तब जाकर के बंगाल को जो है मैनेज किया। ठीक है, जरा सा जलालुद्दीन खिलजी ढीला पड़ा बलबन के बाद, अलाउद्दीन को बंगाल विजय करना पड़ गया। पूरा इतिहास देखते जाइए। जरा सा मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी ढीले पड़े, हुनूज दिल्ली दूरस्थ किस नाम पे कहा गया है, बंगाल में विजय करके लौटा था, उनको फिर से वहाँ आक्रमण करना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही फिरोज शाह तुगलक के बाद कमज़ोर उत्तराधिकारी दिल्ली सल्तनत को मिला, बंगाल में इलियासी वंश का शासन स्थापित हो गया। लोकल सत्ता, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, कोई हो सकता है, लेकिन वो केंद्रीय सत्ता नहीं है, ऐसे समझिएगा। और इलियासी वंश के बाद अकबर को लगा कि अब बंगाल नियंत्रण के लिए हमको कुछ सैनिक उसके पास रखना होगा, इसीलिए वो हमारे शहर में मुंगेर में किला बनवाया। वहाँ से बंगाल 400 किलोमीटर पड़ता है, किला में सैनिक रखता था, जो कि मीर कासिम को मदद करेगा। पढ़ा चुके हैं आपको कि जो मुर्शिदाबाद से भागा तो बना हुआ अकबर का किला उसको मिला, इसलिए वो मुंगेर को राजधानी बना लिया। तो बंगाल में क्या देख रहे हैं, बार बार जो है उसमें स्वतंत्र होने का नेचर है। पहली सरकार भी कांग्रेस की अगर हारी तो केरल और बंगाल में ही हारा आज़ादी के बाद, ठीक है ना। और जब तक कि कम्युनिस्ट कमज़ोर हुआ तब तक केंद्रीय शक्ति हमारा कमज़ोर हो गया, यानी सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगा तो ममता बनर्जी आई, कांग्रेस नहीं आ पाया, देख रहे हैं ना। इसलिए कहीं का अगर आप डेमोग्राफी को जानना है तो पहले उसके पास्ट में जाइए कि उसका नेचर कैसा है। तो सफलता की चाबी बंगाल में है, क्योंकि शाहजहां का पोता शाह शुजा गवर्नर तो बंगाल का है लेकिन स्वतंत्र बिहेव कर रहा है, शाहजहां से पूछ नहीं रहा है। तो अगर उसको कुछ लालच लोभ देंगे तो शाहजहां नहीं है को पूरा भारत देख पाएगा। हम विश्वास के तीनों ब्रांच को देखेंगे ना अगर कोई निर्णय लेंगे तो। गांधीनगर वाला ब्रांच की अगर डायरेक्टर से पूछेंगे तो क्या देखेगा, गांधीनगर के ब्रांच को देखेगा। तो शाह शुजा तो बंगाल के मजबूती को ही खाली देख पाएगा, उसका इंपैक्ट भारत में क्या पड़ेगा उसको नहीं मालूम। इस कारण से यहाँ पहले पहुँचेगा, लेकिन यहाँ रातों रात नहीं पहुँचना है। पहले थोड़ा नीचे आइए, मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम में जो है क्या किया कि अपना फैक्ट्री खोला, दक्षिण पूर्वी भारत में पहला कारखाना अंग्रेजों का, जैसे डचों का पहला कारखाना था। लिखिए, अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्वी भारत में मछलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला। पहला कारखाना खोला। अब देखिए धीरे धीरे कैसे आप आगे पढ़ेंगे। यूरोपीय शक्ति जब आपको पढ़ा देंगे सब, माने इसके बाद फ्रेंच, इसके बाद डेनमार्क वाले, स्वीडिश कंपनी, वो तो खाली नाम लिखाना नहीं होता इंडिया में कि जैसे चलते हैं दोस्त नाम लिखा है तो हम भी लिखा कहते हैं, तो खाली नाम लिखाया था। तो वो पढ़ने के बाद हम लोग तब आएंगे, इतिहास शुरू हो गया, लेकिन तब आएंगे रियल इतिहास में कि बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विजय। और बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विजय गवर्नर और गवर्नर जनरल के नेतृत्व में होगा। इसीलिए आपका यूरोपी के बाद जीपीएससी अगला चैप्टर लिखता है गवर्नर अने वायसरॉय। तो उसके बाद हम लोग गवर्नर के हेडिंग में पढ़ने लगेंगे कि क्लाइव में क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग्स में क्या हुआ, कॉर्नवालिस में क्या हुआ, 1857 तक। क्लियर हो गया। अभी पहले यूरोपियन शक्ति को देखना है।
तो चलिए अब जरा 3 जगह पर जब ये मजबूत होगा, और जब बाद में देखिए ये वाला चीज को ना समझने में आपको क्यों और अच्छा लगेगा कि पहले ही सब कुछ आप जान चुके हैं, मराठा, मैसूर, समझ रहे हैं। तो आपको जब ये देखिएगा हैदराबाद का निजाम, तो आपको दिमाग में आ रहा है कि अच्छा फैलने लगा, मतलब कि बालाजी बाजीराव के बाद का घटना शुरू हो गया। तो जब ये यहाँ फैलने लगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इतने बड़े इलाके पे कब्जा हो जाएगा। तो अंग्रेज कहेगा इसको, क्योंकि पूरा भारत तो इसके हाथ में आया नहीं है, बंबई के आसपास का महाराष्ट्र शुरुआती दौर में, मद्रास के आसपास का आफ्टर टीपू, और कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र। तो 3 प्रेसिडेंसी बनाएगा। प्रेसिडेंट के अंदर का क्षेत्र प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो एक प्रेसिडेंट यानी गवर्नर यहां बैठेगा, एक गवर्नर यहां बैठेगा और एक गवर्नर यहां बैठेगा। चूंकि भारत को कब्जा करने में इस गवर्नर की ही भूमिका सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम बंगाल के गवर्नर से पढ़ते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। अब बाद में जब ये पूरा भारत हो जाएगा तो कहेगा भारत का गवर्नर जनरल। वरना क्लाइव के पैरेलल यहां कौन था, यहां कौन था, इतिहास तो वो भी कह रहा है, लेकिन चूंकि वो हमारे काम का नहीं है तो हम कभी नहीं, परीक्षा में प्रश्न आता है कि मद्रास का गवर्नर कौन था या बंबई का गवर्नर कौन था। बार बार आता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था। कहानी समझ में आ रहा है ना कि क्यों हम ऐसा मैंने पढ़ते हैं। तो अब जरा इन तीनों जगह पे पहुंचने की कहानी अंग्रेज कैसे पहुंचा, तो हेडिंग दीजिए मद्रास। मद्रास अब उसके अंदर लिखिएगा। देखिए ये जो मद्रास का इलाका है, वहां के लोकल राजा को कहा, अरे उस समय समुद्र के किनारे का इलाका राजा के लिए वेस्टलैंड, समुद्री व्यापार नहीं कर पा रहा है, तो इस जगह पे मद्रास में केसर नहीं उगा लेगा। जरा सोच के देखिएगा, या बंबई में केसर उगेगा? नहीं उगेगा, समुद्र के किनारे खारा पानी है। उसका इंपॉर्टेंस तो तब बढ़ेगा जब विदेश व्यापार आप करिएगा पानी के रास्ते से। तो राजा को कहा कि ये तो आपके लिए वेस्टलैंड है, आप हमको स्पेशल इकोनॉमिक जोन दे दीजिए, समझ रहे हैं, या SIR दे दीजिए धोलेरा सर। तो राजा इनको कुछ भाड़ा पे ये जो है पट्टे पर दे दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि मद्रास के बगल में ही पांडिचेरी बसा लिया फ्रेंच। एकदम कोरिलेट करके पढ़िएगा तो युद्ध हो जाएगा। तो युद्ध होगा तो यहाँ इनको अपना किला बनाना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पे धीरे धीरे सेंट जॉर्ज नाम करके किला स्थापित कर देगा। अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ संघर्ष की स्थिति में या टीपू के साथ संघर्ष की स्थिति में, हैदर अली के समय संघर्ष की स्थिति में ये किला प्रोटेक्शन तो देगा। यही 2 लाइन लिखना है, लिखिए। 1639 में इसके अंदर गोले में 1639 में स्थानीय राजा से पट्टे पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह क्षेत्र प्राप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह क्षेत्र प्राप्त किया। फिर लिखिए, कुछ समय के पश्चात कंपनी ने यहां सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया। सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया। एक चीज़ महसूस किए होंगे आप लोग, 2 साल बाद, चूंकि हम लोग ऑफलाइन क्लास में हैं, कि क्यों ऑनलाइन में लेट लगता था, हर बात लिखना पड़ता था। यहाँ हम बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं ना, कहाँ लिखे सब लाइन एक एक करके। आज अगर इतना लाइन लिखवा दीजिए तो इतने में 7 बज जाता है।
तो जब इतने में 7 बज जाएगा तो हम इंडोनेशिया की कहानी कहाँ सुनाएंगे? समझे ना कि उसका टाइम ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अगर इंडोनेशिया की कहानी सुनाने लगेंगे तो डचे नहीं ख़त्म होता है। और यही वजह है वो जो मेंस में टाइम लग रहा है। मतलब आप 4 लड़का कहेंगे कि सर नहीं लिखिए चल जाएगा, लेकिन सब नहीं कहेगा। दिक्कत ये है, देखते ना ब्लर हो रहा है। कुछ को हो सकता है ना कि आप जो लिख रहे हैं उसको नहीं दिखाई देगा, नहीं सुनाई दिया, आप बोल गए। ऑफलाइन में क्या है, एकदम इतना नज़दीक से बोल रहे हैं ना, वो सुनाई देगा ही देगा। नहीं तो सर इसका मतलब बताइए फिर से। तो देखिएगा कि एंशिएंट और मॉडर्न का मेंस का जो है क्लास, वो पॉलिटी के इतना समय में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको लिखना नहीं पड़ेगा एक एक चीज़। ऑनलाइन में लिखेंगे नहीं तो आपका भी छूटेगा। आप बोलिए, आप कहते हैं कि नहीं, कई लोग लास्ट टाइम रिपीट सर, कितना आदमी बोले अभी लास्ट टाइम रिपीट सर, जरा ये बताइए। तो यही चीज़ है, ऑनलाइन का एक ही फ़ायदा है, इसका एक बेनिफिट बहुत है। आज सुबह जब बारिश हो रही थी ना, तो एकदम कंफर्म थे कि क्लास तो चलेगा ही चलेगा। क्यों नहीं होगा, तब घरे शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन। मैंने ये जो सिस्टम बना के दिया, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका क्लास किसी दिन बंद नहीं होगा प्राकृतिक कारणों से, कि भाई आज बारिश है, धोलकास कैसे आएंगे, मत आइए, घर में रहिए, यहाँ से चल रहा है, बाद में रिकॉर्ड करके दे देंगे आपको। समझे ना, ये बेनिफिट जो है कोरोना अपने को दे के गया। कि पहले ये 4 महीना जो बरसात का होता था, रिंकल वगैरह ये लोग महसूस किए हैं। किसी दिन पता चला एकदम 3:30 बजे तक तैयार हैं कि क्लास लेना है, हम ऑफिस में ही हैं, लेकिन 5 बजे इतना तेज बारिश हुआ, 4:30 में शुरू हुआ कि जल्दी जल्दी मैसेज करो, कोई लड़का घर से नहीं निकला। तो अब क्या होगा कि जल्दी जल्दी नहीं करो, तुरंत जो है टीचमेंट खोलो और शुरू हो जाओ भाई, कि नहीं क्लास जो है आपका है ही। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब जरा बम्बई की बात करें, लिखिए बम्बई। सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं कि बम्बई तो पुर्तगालियों का था, ठीक ना। तो लिखिए इसके अंदर पुर्तगालियों के द्वारा इसे व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। अब पुर्तगाली के द्वारा किया गया, लेकिन पुर्तगाली कंपनी किसकी थी? राजा की कंपनी थी, आप पढ़े थे, प्राइवेट कंपनी नहीं थी। तो फिर ये बम्बई किसका? पुर्तगाल के राजा का, ठीक ना। तो पुर्तगाल की राजकुमारी जो हैं, उनका विवाह अंग्रेज राजा चार्ल्स सेकंड के साथ हुआ। और वो ज़माना है, मतलब कि मॉडर्न एज आ चुका है, लेकिन मध्यकाल ही है, 1600। तो कोई ऐसा समाज नहीं होगा जो पितृ प्रधान हो, अब वहाँ डॉरी नहीं हो, उस समय दहेज नहीं। तो पुर्तगाली का राजा दहेज में अंग्रेज को दे देगा। तो अंग्रेज में किसको दिया? चार्ल्स सेकंड को दिया। अब जरा बताइए कि आपका कोई ज़मीन जहाँ की आप ध्यान ही नहीं देते हो, अब चार्ल्स सेकंड बम्बई क्या आएगा ध्यान देने? अच्छा, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, अचानक रिलायंस वाला आपके पास आ गया कि टावर लगाने दीजिएगा, कहिएगा अरे ले जाओ, बढ़िया है, 10,000 रुपये भाड़ा देगा। मतलब आप अगर उस खेत में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मान लीजिए, और ना कर पा रहे हैं, तो तुरंत दे दीजिएगा। तो वैसे ही जैसे ही ये राजा को मिला, तो राजा को के पास पहुंचा ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसको तो यहाँ बेनिफिट दिख रहा है। तो कहा कि भाई भाड़े पे दे दीजिए। तो राजा सोचा कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, दे देते हैं। इस तरीका से बम्बई पुर्तगालियों से अंग्रेजों के हाथ में आ गया। लिखिए इस चीज़ को। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 1622 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक पर
1 साल का 10 पाउंड किराया मांगा। 1622 में 10 पाउंड वार्षिक पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उसके नीचे लिखिएगा, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को बंबई पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ विवाह करने पर दहेज में प्राप्त हुआ। दहेज में प्राप्त हुआ। अब लिखिए कलकत्ता। उसके पहले मेरा काम है कि भाई भारत में कहीं फार्म निकले तो आपको बताएं, और फिर बाद में भरना आपके हाथ में है। RAS का फॉर्म निकला है 29th लास्ट डेट है, ठीक है। 988 सीट है, तो घबराइएगा नहीं। अपने यहाँ 200 होता है, वहाँ 988 सीट है। उसके कारण है कि वहाँ जैसे आप यहाँ 4 बार परीक्षा देते हैं ना, DYSO 1 बार, STI 1 बार, फिर क्लास 1 2, यहाँ एक ही परीक्षा में RAS सबको ले लेता है। वो मेरिट में जो कितना बढ़िया है, हमको 4 बार एग्ज़ाम नहीं देना होता है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ भी सबको इकट्ठा कर दीजिए तो 700-800 सीट हो ही जाए हर साल। 800 हो जाएगा तो 15 गुना जब रिजल्ट दीजिएगा तो लड़के का मेरिट 95 जाएगा। याद करिए, 6000 में अगर आप 115 पे हैं तो अगर 15000 आ जाए तो 95 जाएगा। और गर्ल्स को कहा जाएगा कि सब मेंस लिख दो, माना और मेरिट नीचे चला जाएगा। जरा ये सोच लीजिए। तो वहाँ पे इसलिए ये 988 सीट का है, ठीक। 29 तारीख लास्ट डेट है। सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है इस फार्म भरने में, बाकी कुछ नहीं है कि आपको उस राज्य में ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आरक्षण या तो केंद्र में मिलता है या अपने राज्य में। आप वहाँ जनरल कैंडिडेट के रूप में ये फॉर्म भरेंगे, ठीक है। लेकिन लड़कियों के लिए सूचना बेहतरीन है कि वो आरक्षण पूरे इंडिया में मिलता है, समझ गए। मतलब जनरल गर्ल्स का जो सीट होगा वो आप चाहे SC गर्ल्स हों, OBC गर्ल्स हों, लेकिन वो आरक्षण के आप हकदार हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 322 सीट के आसपास गर्ल्स का होगा, तो 150 सीट तो लड़कियों के लिए है ही वहाँ पे जनरल में। तो ये जो है फॉर्म आप भर सकते हैं। 2016 में फॉर्म निकला था तो उसका रिजल्ट आया था 18 में फाइनल, ठीक है। और 18 में जो फॉर्म निकला था उसका 1 हफ्ता पहले रिजल्ट आया है फाइनल। मैंने इसलिए समझाया कि फॉर्म भर के रखिए, बुरे वक्त में काम आएगा। बात समझ गए। परीक्षा देना नहीं देना अपने हाथ में है, ठीक। लेकिन फॉर्म भरा रहेगा तो बुरे वक्त में काम आएगा। कहीं 3 साल बाद आया तो कम से कम एक याद तो रहेगा, कैसा चलो इधर उम्र ख़त्म तो उधर तो है। एक बात। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में आपको ये 150 मार्क का एक ही पेपर होगा वहाँ, और पिछला बार मेरिट 75 था, मतलब वहाँ भी मेरिट कोई बहुत नहीं जाता है। और इसके साथ एकदम गिफ्ट में है कि इंडिया में अगर सबसे आसान कोई परीक्षा है पेपर के लेवल में तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। मतलब कि 1 लाइनर क्वेश्चन ही भरा होता है, वो क्लास 3 है अपने यहाँ का, ऐसे समझिएगा। तो यानी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं होता है। इस 150 में 110 के आसपास क्वेश्चन रहेगा आपका नेशनल लेवल, माने जो आप ये पढ़ते हैं पॉलिटी, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, जो आपको तकलीफ नहीं आएगा। और 40 में जैसे आपका होता है गुजरात का इतिहास भूगोल, तो उनका राजस्थान का होगा। तो पेपर का लेवल इतना नीचे होता है कि आप ये मेंटेन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो।
आज जब परीक्षा आ जाएगा तो एक आध सप्ताह कुछ लेख पढ़ लीजिएगा, अरे 2-4 प्रश्न और बढ़ गया राजस्थान से रिलेटेड तो कोई बात नहीं है। तो ये है, अगर ये मेरिट यही 110 जाता तब हम आपको कहते मत भरिए, क्योंकि तब 110 में 110 परफेक्शन नहीं दे सकते हैं। मेंस जब आप देने जाइएगा तो कम से कम क्या कहते हैं, सारा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आइदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी वाला तो इंडिया में कहीं चला जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो 2 मीडियम में से कोई भी आप दे सकते हैं। सिलेबस पूरा अपना जीपीएससी वाला है। उसके बाद जब मेंस देने जाइएगा तो वहाँ पर उल्टा विश्व का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, वो भी आएगा, तो वो 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक है वहाँ पे। तो पूरा अपना जीपीएससी का सिलेबस प्लस एक वर्ल्ड हिस्ट्री एक्स्ट्रा पूछता है, बाकी सब एज इट इज, एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब वही है। तो ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सेंटर आबू रोड देना है तो आबू रोड दे दीजिए, नहीं तो जिनको उदयपुर नज़दीक पड़े या कोई व्यवस्था हो तो आप वहाँ दे दीजिए, आप परीक्षा दे कर सकते हैं। 3-3.5 घंटा आबू रोड जाने में लगता है। 5 बजे सुबह भी उठिएगा तो कोई भी परिचित नहीं होगा कि भाई कोई महाराणा प्रताप जी परिचय में हो तो ही न उदयपुर जाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर वहाँ परीक्षा देके पर मतलब सेम डे आ सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन आपको दिए। दूसरा कि हम जो गए थे पढ़ाने के लिए अजमेर सेकंड फेज के पहले, तब निकला था वहाँ एसआई का फॉर्म, पीएसआई, और वो एग्ज़ाम आरपीएससी ही लेती है वहाँ, यही सिलेबस है इसका पीटी वाला, ठीक है। तो वो तो आपके हाथ से निकल गया था, लेकिन फिर से आपके हाथ में आ गया है कि सरकार इसको भी कहा है कि 29 तक जो फॉर्म भर सकते हैं वो फिर से भर दीजिएगा। इसमें प्रीलिम्स होगा 200-200 मार्क का 2 पेपर, और इसका नंबर जुड़ेगा फाइनल मेरिट में। फिर आएगा आपका फिजिकल, इसी को कॉपी मारा है अपना गुजरात इस बार। वो जो कहा है कि 20 मिनट में दौड़िएगा तो इतना नंबर देंगे, वहाँ ये 2016 में सिलेबस में आया था। तो फिजिकल का मार्क और इसका मार्क जुड़ करके इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, और फाइनल मेरिट बनते समय फिजिकल का मार्क निकाल देगा, फिर पीटी और इंटरव्यू का नंबर जोड़ करके तब आपको जो है फाइनल मेरिट देगा। समझ गए चीज़। इंटरव्यू खाली 50 नंबर का है, यानी जो यहाँ बेहतरीन कर जाएगा, 100 का भी हो तो बहुत बड़ा गैप होता है, 50 का है, टॉपर को 28 नंबर है पिछला एसआई का सेम सिलेबस वाला पे, अब फेल वाला को 19 नंबर है, मतलब 12 नंबर का गैप है, ठीक। लेकिन वो टॉपर इसलिए है क्योंकि वो 400 में ले आया था 300, मतलब रिटर्न में बहुत ज़्यादा ले आया था। तो आप चाहें तो इसको भर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्म ये हुआ। और तीसरा, अगर सेक्रेटरी बनना है कम मेहनत में तो उसका भी फॉर्म आया, खाली आगे लगा होगा विलेज सेक्रेटरी। अरे तलाटी नाम बदल दिया है, वो जो दिया है ना सिलेबस, तो उसमें वो जो विलेज सेक्रेटरी लिखा है ग्राम सचिव, कि अब महसूस करिए कि आप भी मतलब एकदम आईएएस हैं, सचिव हैं गांव के, तो जल्दी जल्दी फार्म भरिएगा। अरे 2-4 कोचिंग वाला ही समझा रहा है यूट्यूब पे, मन आप देखिएगा दंग रह जाइएगा। समझा रहा है कि सचिव का मतलब समझते हो कितना मोटा पोस्ट होता है, गांधीनगर में रहता है, तुम गांव में रह के वो पोस्ट ले लोगे। मने वो समझ रहा है इसका मतलब कि लड़के का लेवल क्या होगा। आप जरा समझिएगा, कलेक्टर कितना बड़ा पोस्ट होता है, इसमें तो डिनाई नहीं करिएगा, तभी ना आप ये तैयारी कर रहे हैं। टीसी का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? टिकट कलेक्टर। तो अच्छा, अगर आप पूछिएगा टीसी से कि आप कौन हैं, तो टिकट धीरे से बोलेगा, कलेक्टर जोर से बोलेगा। तो क्या देख रहे हैं, यही हुआ वो पंचायत सचिव, और क्या। ये जब महेंद्र सिंह धोनी यही था, वो सुशांत सिंह राजपूत के सिनेमा की याद करिएगा, आपका काम इतने होगा कि स्टेशन पे खड़ा रहिएगा, सबका टिकट कलेक्ट करना है जो गेट से पार होता है। 950 रुपया बेसिक होता था इसके पहले वाले मैंने पगार वाले में, अब रिपंच में थोड़ा बढ़ गया। यहाँ जब 10 साल घिसिएगा, 15 साल लगभग, तब होइएगा टीटीई,
ट्रेवल करते हुए एग्जामिन करना है, टिकट ट्रेवल एग्जामिनर। अब आप ट्रेन में घुसिएगा और रिजर्वेशन वाला चार्ट ले घूमिएगा, वो एक प्रमोशन हुआ। या डायरेक्ट इसका परीक्षा आता है तो डायरेक्ट भी पास करिए। और जब नौकरी का 1 साल बचेगा तब कहिएगा CIT। यह है चीफ इंस्पेक्टर TT, और इन दोनों के बीच में आएगा TTI, टिकट ट्रेवल इंस्पेक्टर। तो यहाँ जब पहुँचिएगा तब अहमदाबाद में आपका पोस्टिंग होगा और आप एकदम रोज़ कर रहे होंगे कि इसको बुला बुला के कि कर्णावती तुमको दिए, मेमू तुमको दिए, मतलब ट्रेन अलॉट करने का फिर आपको मिलेगा कि किस TT को आप क्या अलॉट करिएगा। तो अगर सेक्रेटरी बनना है तो पंचायत सचिव आया हुआ है, भर के देखिएगा। और क्या आज बता देते हैं, 60 मेरिट नहीं पार कर पाएगा, देख लीजिएगा ये यहाँ के क्लास के चलते। उसमें जो बदलाव किया है कोई नहीं समझ पा रहा है, खाली हल्ला कर रहा है सब। ये जो GS का बदलाव है ना, पहले तो इसका वेटेज 50% कर दिया, पहले 50 से कम होता था। पहले गुजराती, अंग्रेजी और गणित ये मिल करके 60-65 होता था, अब 35 में GK होता था। आज GS में हम लोग कितना मजबूत हैं तो GPSC अभी तुरंते बता दिया है, मैंने 115 400 में से। हल्ला किया ATDO में कि बहुत हल्का है क्वेश्चन, बहुत हल्का है। अब बाद में क्या बोलने लगा लोग कि इससे आगे नहीं जाएगा, मेरिट इसी के बीच में रुक जाएगा। तो जरा सोचिए कि हल्का प्रश्न पर यहाँ है तब भारी गुलाब कहाँ होंगे। तो एक तो ये बढ़ाया है। दूसरा, अब तक जरा पेपर निकाल के देखिएगा तलाटी का, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास ये सब नहीं पूछता था, गुजरात का पूछता था। अब की आपके सिलेबस में देखिए तो बराबर वेटेज दे दे के बनाया है, भारत का इतिहास एंड भारत गुजरात का इतिहास, भारत का भूगोल और गुजरात का भूगोल, देख रहे हैं, ऐसे करके इक्वल वेटेज दे दे के बनाया है। तो अगर 7 प्रश्न इतिहास के जाएगा ना खिस्से में 50 में से, तो 4 जाएगा गुजरात, तो 3 रहेगा भारत के हिस्से में। अब तक 0 होता था। 3 आएगा भारत के भूगोल के हिस्से में। खेल कूद, जरा सोच के देखिएगा, 7 प्रश्न अब आएगा खाली खेल कूद से। खाली GS रखने पे 1 पूछ के छोड़ देंगे, उसको गिनिए तो 11 टॉपिक, ठीक ना। अब 50 क्वेश्चन, तब 5 के आसपास एवरेज सबका बनता है। अब खेल कूद 2 है, एक है ट्रेडिशनल और एक है करंट। तो करंट तो जापान में चलिए रहा है अभी, अरे ओलंपिक जो जीत रहा है वो खेल कूद यहाँ बनेगा। ट्रेडिशनल क्या है, तो भाई क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल का वेट कितना होता है, बल्ले का साइज क्या होता है, बेसबॉल में कितना खिलाड़ी खेलता है, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है, ये हो गया ट्रेडिशनल। ये यहाँ तैयार करना है। जरा बताइएगा कि क्लास 3 और 4 का तैयारी करने वाला कितना लड़का के दिमाग में घुसेगा कि हमको ये चीज़ करना है। तो इसीलिए आप केवल गुजराती ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर और यही 2 ही आपको अलग से करना है। बाकी मैथ रीजनिंग जो आप पढ़ रहे हैं उससे आसान ही रहेगा, वहाँ क्लास 3 का गणित है। आपके इतिहास से आसान ही रहेगा, आपके भूगोल से आसान ही रहेगा। और आप कौन सा गुजरात का इतिहास भूगोल नहीं पढ़ेंगे, जरा ये तो बताइए, आप भी तो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए वो परीक्षा एक है कि आप सचिव आप भी बन सकते हैं अगर इच्छा हो तो। चलिए अब आगे देखते हैं। श्रुति को बताते हैं, इसकी फ्रेंड बोली हमको, मुस्कान, कि हिंदी में है इसलिए RPSC नहीं देंगे। हम उसको फ़ोन किए, मेरे साला की लड़की है तो भाई उसको बताना है। तो बोली कि फूफा जी सो हिंदी में परीक्षा होता है, नहीं देंगे। तो हम बोले थे काम करो, अभी विलेज सेक्रेटरी फॉर्म निकला है, गुजराती में होता है। सो ये गार्गी लोग अपने कमरा में बड़ा सा यहाँ पे एक स्टिकर लगाया है UPSC। यही सब न करता है विद्यार्थी, एक तरफ IAS एक तरफ IPS, नीचे लिखी है ये लोग वो मसूरी लफसाना। तो हम बोले काम करो 5 स्टिकर निकाल लो। तो बोली क्यों? हम बोले कि राजस्थान का PT का पेपर पढ़ने में अगर दिक्कत हो रहा है तो IAS का पेपर क्या गुजराती में आएगा?
अरे मेंस में गुजराती में लिखिएगा, हिंदी का पेपर तो पीटी तो हिंदी में न रहेगा। तो जहां वन लाइनर नहीं समझ में आ रहा है तो वहां ये पीटीए नहीं निकलेगा, फिर आगे सोचने नहीं है। आप इसलिए कह रहे हैं कि फार्म भरिए, समझ गए, पास करने के लिए नहीं। वहां जाके हॉल में देखिए कि हिंदी का पेपर कैसा होता है, वो मेरा रिहर्सल होगा आईएएस के सामने। तो हम उसको यही बोले कि काम करो, फॉरेस्ट, एमपीएचडब्ल्यू, मुख्य सेविका, तुम्हारे लिए यही सब आ रहा है, एकदम प्योर गुजराती में होगा और ये सब भरना और उसके बाद खुश रहना है। वो प्रियंका सकरिया अपनी स्टूडेंट अभी DYSO है, अभी लगातार इंटरव्यू दे रही है, मैंने इस बार वाला भी उसका इंटरव्यू में आया है। तो उसका कहानी बताते हैं। डेंटिस्ट थी, तो एक जीपीएससी में इंटरव्यू पहुंचने पर नहीं हुआ, ठीक है, तब फ्रस्ट्रेट हो गई, मुख्य सेविका का फार्म भरी थी। तो उसमें भरी थी तो ऐसे ही सिलेक्शन हो गया। कारण ये था कि आखिर उसको मेडिकल बैकग्राउंड तो मालूम ही था। तो हम उसको बोले कि तुम जा तो रही हो ना, तुम नौकरी नहीं कर पाओगी। तो नहीं सर, सरकारी नौकरी है, जाते। बोले जाओ, कोई बात नहीं है। 6 महीना भी जॉब नहीं कर पाई, भागा ही वहाँ से। मेंटलिटी समझ रहे हैं ना कि आप जो है यहाँ क्लास में आईएएस का तैयारी ये सोच के कर रहे हैं कि हम ऑर्डर देंगे। अब मुख्य सेविका किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता है, समझ गए। तलाटी मंत्री किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता, उसको ऑर्डर ही लेना है सारे अधिकारियों से। तो उस वक्त क्या होगा कि आप जिसको कहते हैं ना मेंटली रिटार्डेड, वहाँ पहुँच जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद आकर के 6 महीना जम के पढ़ी तो DYSO में फाइनली हो गया। तो अब कहती है कि हाँ सर अब बढ़िया लगता है। तो इसीलिए या तो आप भी वही काम करते शुरू से कि नहीं हमको वही बनना है, तब आप जॉब कर लेते। अभी जो आप दिमाग में पाल लिए हैं ना, आप तो गवर्नर पढ़ने जा रहे हैं ना, गवर्नर बन जाते हैं उसमें कि हम ही वारेन हेस्टिंग्स हैं। वो आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी भरना हो तो भरिएगा। हिंदी नहीं समझ में आए तब तो फिर आईएएस का तैयारी ये बेकार है। चलिए लिखिए तब जरा आगे। अब जरा कलकत्ता के बारे में लिखिए। शाहजहां की बेटी के आग से जलने पर ब्रिटिश सर्जन बॉटन ने उसकी जान बचाई थी। बॉटन ने उसकी जान बचाई थी। बोर्ड पे लिख दिए हैं, बॉटन ने उसकी जान बचाई थी। तो शाहजहां खुश हो गया और कहा कि आपको बंगाल में व्यापार करने का छूट देते हैं। तो लिखिए शाहजहां ने बंगाल में व्यापार करने की छूट प्रदान की। कंपनी क्या किया, एकदम एक लाइन से है ऐसे। एक है सूतनौती, एक है गोविंदपुर, गांव का नाम है, ठीक है, एक है कालीकाटा। ये तीनों गांव भाड़े पर ले लिया, ठीक है ना। और यही मिल करके आज का है कलकत्ता। इसीलिए आज कलकत्ता में गोविंदपुर हम इलाके में जा रहे हैं, ये कहेगा लोग, जैसे नहीं कहते हैं सेटेलाइट जी गए हैं हम जो है DK बिन जा रहे हैं, हम साबरमती जा रहे हैं, तो वैसे ये तीनों एरिया है कलकत्ता का। लिखिए कंपनी ने भाड़े पर नहीं लिया, खरीद लिया इस इलाके को। कंपनी ने 1698 में सूतनौती, गोविंदपुर और कालीकाटा गांव 1200 रुपया में खरीद लिया। 1200 रुपया में खरीद लिया। अब जैसे सेंट जॉर्ज किला बनाया तो यहाँ भी उसी तरह से अपने को बचाने के लिए फोर्ट विलियम नामक किला वो बसाया। लिखिए कंपनी ने फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण किया।
अब फोर्ट विलियम किला का पहला अध्यक्ष कौन बना? हेड। अब फिर वही जब पूरा बंगाल होगा तो वो हेड गवर्नर कहलाने लगेगा। ठीक है, तो लिखिए फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। चार्ल्स आयर था। आयर था। अब ऋषभ वो बंद कर दीजिए ना।